नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं, जी हां, मैं हूं आपका मिस्टर एक्स। जानता हूं पिछले काफ़ी समय से आप लोग भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया हमारे सामने आओ, हम आपको देखना चाहते हैं कि आप कैसे नज़र आते हो। और हाल फिलहाल में जब मैंने अपनी वॉइस देनी शुरू की तो काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप अपना फेस भी लेकर के आओ। तो देखो, मुझे अभी तो थोड़ी शर्म आती है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे जाकर के यह मास्क भी हटा दिया जाए, लेकिन अभी के लिए तो नहीं। और एक नई बात मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में मेरी जो खुद की वॉइस है जिसमें आप स्टोरी सुनने लगे हैं, और जो वॉइस आप पहले सुना करते थे, तो वह एक एआई की आवाज़ थी। तो इन दोनों को लेकर बड़ा घमासान चल रहा है। कुछ कह रहे हैं कि भैया आप अपनी पुरानी यानी जो एआई की आवाज़ थी उसमें स्टोरी सुनाओ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो मेरी खुद की ओरिजिनल आवाज़ है उसमें स्टोरी सुनाओ। तो इस घमासान का मैंने एक ही तगड़ा समाधान निकाल दिया है जो मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। और हाँ, पिछली स्टोरी में मैंने यार कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, तो ना उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अब देखो यार, अपनी फैमिली है तो फलो फलो में निकल जाता है। अब आपको नहीं सुनाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरे में एटीट्यूड आ गया है और मैं कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा हूँ। तो देखो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर एक्स आपका ही है, आपने मिस्टर एक्स को बनाया है तो आप ही नीचे गिरा भी सकते हैं, और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। बस यार थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और मुंह से निकल गया। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि एआई की आवाज़ और मेरी असली आवाज़ की। तो उसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जब आप इस स्टोरी को कंप्लीट सुनेंगे ना, उसके बाद जो सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको पसंद आएगा ही आएगा। तो आज की जो स्टोरी है वह हमें बताई है एक मेरे रिलेटिव ने, और हाल फिलहाल में वो रिलेटिव मुझसे मिलने के लिए घर पर आए थे। और क्योंकि वह अक्सर मुझे कई प्रकार की स्टोरी बताते हैं, तो चूंकि वो एक सरकारी कर्मचारी है और उनकी ड्यूटी है पागल खाने में, तो उनके पास ऐसे काफी केस आते रहते हैं। और मैंने पहले भी आपको काफी सारे पागल खाने वाले केस बताए हैं जिनमें हॉरर भी काफी ज्यादा था। तो आज का जो केस है ना, वह भी उन्होंने ही बताया है। और इस बार उन्होंने जो स्टोरी मुझे बताई है ना, उसे सुनकर के मैं खुद बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका हूँ। क्योंकि जिस इंसान के साथ यह पूरा इंसिडेंट हुआ वह आज भी उस पागल खाने में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह पूरी तरह से सही है। जी हाँ, जो पागल खाने में भर्ती है वो इंसान एकदम सही है। उसको किसी प्रकार की कोई दिमाग की बीमारी नहीं है, लेकिन एक आत्मा की वजह से वो पागल खाने में कैद है। क्योंकि जैसे ही वह पागल खाने से बाहर जाता है, वह आत्मा उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें करने लग जाती है, उसको ऐसी ऐसी भयानक चीज दिखाई देने लगती है कि डॉक्टर फिर उसे पागल डिक्लेयर कर देते हैं, और वहां से फिर उसको दोबारा से पागल खाने में भेज दिया जाता है। और उस इंसान ने बताया है कि यह सब कुछ केवल और केवल उसकी गलती की वजह से हुआ है। तो देखो, जब हमारी उम्र कम होती है ना, तो सभी के अंदर हार्मोन्स का उतार और चढ़ाव लगता रहता है। देखो, बढ़ती उम्र में हर किसी के साथ ऐसी चीज होती ही है। अपोजिट जेंडर में जो हमारा अट्रैक्शन होता है वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन इसमें इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि हमें सही और गलत की समझ ही ना रहे, और किसी चीज को पाने में हम इतने ज्यादा बेवकूफ बन जाएं कि उससे दो परिवारों का नाश हो जाए। तो यहाँ पर इस इंसान ने कुछ ऐसा ही किया कि इसकी एक गलती की वजह से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-5 परिवारों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो जो भी साथी ऐसे हैं जो पहली बार मुझसे स्टोरी सुन रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस स्टोरी को पूरा जरूर सुने, बीच में अधूरी ना छोड़े, वरना स्टोरी का पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। क्योंकि जो माहौल मैं आपके लिए धीरे धीरे बनाने जा रहा हूँ, अगर बीच में वो छोड़ देंगे ना तो पूरा फ्लो टूट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है रजत की, जो दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में शेफ था। वो अच्छा खासा कमा लेता था, उसका व्यवहार भी काफी सही था, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था कि तभी एक दिन उसके रेस्टोरेंट में कैशियर के तौर पर काम करने वाली एक लड़की होती है, उसका नाम था सुहानी। वो उससे कहती है कि भाई, मुझे ना तुमसे बहुत प्यार हो चुका है और मैं ना तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर रजत जो है ना, वो पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम था मेगा, जो उसके मम्मी पापा यानी अपने सास और ससुर के साथ गांव में रहा करती थी, और रजत यहाँ पर काम किया करता था। हालांकि वो बीच बीच में छुट्टी लेकर के गांव भी जाता रहता था। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि ये बातें सुहानी को बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी उसने रजत से शादी करने की इच्छा जाहिर की, जिसे सुनकर के रजत ने उसे साफ साफ मना कर दिया और बोल दिया कि देखो, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और किसी भी कीमत पर मैं उसको धोखा नहीं देने वाला।
दोस्तों यहाँ पर जो सुहानी है ना, वो रजत के प्यार में एकदम सनकी हो चुकी थी। उसे बस कैसे भी रजत को पाना था और इसलिए उसने रजत को धमकी भी दी कि अगर उसने उसके साथ शादी नहीं की तो वो सबके सामने ये बोल देगी कि रजत ने उससे शादी का वादा किया था और उसके साथ रिलेशन भी बनाए और अब वो मुकर रहा है। अब साथियों यहाँ पर कोई भी आदमी होगा तो वो डर जाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में लड़की को सब सही मानते हैं और लड़कों को तो बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता है। सुहानी ने रजत को 1 हफ्ते का समय दिया और अब रजत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। अब यहाँ पर कई लोग तो मान जाते, क्योंकि ऐसी चीजों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल अपना फायदा देखते हैं, लेकिन रजत की इंटेंशन अपनी पत्नी को धोखा देने की बिल्कुल भी नहीं थी और इसलिए उसने वो किया जो कि हम में से ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। रजत ने अपनी नौकरी ही छोड़ दी। रेस्टोरेंट के मालिक ने रजत से काफी पूछा कि भाई पैसे बढ़ाने हैं तो वैसे बता दो यार, काम क्यों छोड़ रहे हो। लेकिन रजत सच बोल करके सुहानी की भी नौकरी नहीं छीनना चाहता था, इसलिए उसने बोल दिया कि उसे कहीं और अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो वो वहां पर जाना चाहता है। अब रजत ने तो वहां से हट करके अपनी तरफ से सुहानी से दूरी बना ली थी, लेकिन सुहानी को ये बर्दाश्त कैसे हो पाता, इसलिए उसने दोबारा से रजत को फोन किया, लेकिन रजत ने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। अब सुहानी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो कैसे भी करके रजत को उसका प्यार ठुकराने के लिए सजा देना चाहती थी। वो सोच रही थी कि मेरी जैसी इतनी ब्यूटीफुल लड़की जो उसको सामने से प्रपोज कर रही है, वो उसको रिजेक्ट कैसे कर सकता है। और इसी बदले की आग में झुलसते हुए उसने एक बेहद ही खौफनाक कदम उठा लिया। उसने एक दूसरे नंबर से रजत को फोन किया और कहा कि तुमने मेरा प्यार ठुकरा करके सही नहीं किया रजत, अब तुम्हें इसकी जो सजा मिलेगी ना, उसके बाद तुम खुद चल करके मेरे पास आओगे। अब इसके आगे रजत कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसका फोन काट दिया और सुहानी उसे दोबारा परेशान ना कर पाए, इसलिए उसने अपना पुराना नंबर चेंज कर लिया और एक नई सिम निकलवा के नए नंबर से अपने घर पर बात करने लगा। अब इन सब के बाद रजत ये श्योर हो चुका था कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी और यही सही रजत की जिंदगी में एक भयानक तूफान आने लगा था। रजत हालांकि एक अच्छा सेब था, इसलिए कुछ दिनों बाद उसे एक दूसरी जगह पर काम मिल गया था, लेकिन इन सब के 8 से 10 दिन बाद रजत को उसकी माँ का फोन आता है और उन्होंने उसे बताया कि मेघा की तबीयत, यानी उसकी जो पत्नी है, उसकी तबीयत एकदम खराब हो गई है, इसलिए वो जल्दी से घर पर पहुंचे। अब जब उसके पास फोन गया, उस समय शाम का समय हो रहा था, तो उसने अपने मालिक को इन सब के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम आज का काम कर जाओ और रात को निकल जाना। रजत इसके लिए मान गया और रात को लगभग 10 बजे तक काम करने के बाद वो आनंद विहार के लिए निकल पड़ा, क्योंकि यहीं से उसके गांव में जाने वाली बस मिलनी थी। अब भले ही रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सड़क पर काफी भीड़ थी। वो भीड़ अपने में ही मग्न थी। रजत मेट्रो में बैठा बैठा मेघा के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे किसी लड़की की फुसफुसाहट की आवाज आती है। रजत जब घबराते हुए ऐसे पीछे देखता है तो उसने पाया कि उसके पीछे तो कोई लड़की थी ही नहीं। उसने सोचा कि शायद ये इत्तेफाक होगा और यही सोच करके वो दोबारा से आगे देखने लगा, लेकिन ठीक तभी उसने देखा कि एक भयानक सफेद साया उसे ही घूर रहा था। उसे एकदम से अपने सामने देख करके रजत घबराते हुए थोड़ा पीछे हटा और फिर उसी के सामने ही वो साया वहां से गायब हो जाता है। रजत डर के मारे फटी फटी आंखों से आसपास ऐसे देख रहा था। वो पूरी तरह से पसीने में भीगने लगा और फिर अगले ही पल मेट्रो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। रजत तेजी से मेट्रो से निकला और वहां से जल्दी भागने लगा। उस समय आसपास काफी लोग थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। वो तेजी से भागते भागते बस स्टैंड पर पहुंचा। वहां उसने बस पकड़ी और फिर कुछ ही देर में बस चलने लगी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका मन अब शांत होने लगा था। और फिर एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि शायद ये उसके मन का वहम होगा। अगर वो सच भी था, तब भी वो उस मुसीबत को काफी पीछे छोड़ चुका था। उसने अपने आप को पूरी तरह से शांत किया और सोचने लगा कि मेघा को कौन से डॉक्टर को दिखाया जाए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी था कि मेघा को हुआ क्या है। यही सब सोचते हुए समय निकल जाता है और कुछ घंटों का सफर तय करके वो अपने गांव में पहुंचा। उस समय सुबह होने वाली थी और उस समय कोई ऑटो भी नहीं चल रहा था, इसलिए वो पैदल ही मुख्य सड़क से गांव की ओर आगे बढ़ने लगता है। रजत के गांव के शुरुआत में एक कुआं बना हुआ था। अब रजत जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचा तो कोई तेजी से दौड़कर उस कुएं में कूद जाता है और ये देख करके रजत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो कोई भी था बिल्कुल बिजली की फुर्ती से कुएं में कूदा था और रजत के साथ मेट्रो के अंदर जो हुआ था ना,
वो अभी तक भूला नहीं था। इस वजह से रजत काफी ज्यादा घबरा चुका था। वहां आसपास कोई भी नहीं था। सुबह होने वाली थी, इसलिए आसपास एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। पहले तो कुछ समय तक कुएं के पानी की आवाजें आती रही, लेकिन बाद में वो भी आना बंद हो जाती है। रजत वहां एक कोने में खड़े खड़े सोचने लगा कि अब वो क्या करे। उसने सोचा कि अगर कोई मुसीबत में फंसा हुआ इंसान हुआ तो, और यही सोच करके वो कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। वो कुएं के पास पहुंचकर अंदर ऐसे झांक ही रहा था कि तभी अचानक 2 हाथों ने उसे अंदर की ओर खींचने की कोशिश की। रजत ने जब घबराते हुए उन हाथों से ऊपर की ओर देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी मेघा ही थी। मेघा एकदम गुस्से में थी और फाड़ खाने वाली निगाहों से रजत को ही घूर रही थी। वो बेहद अजीब अजीब तरह से कुएं की दीवार पर जोंक की तरह चिपकी हुई थी और रजत को लगातार ऐसे नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। अब रजत ने मेघा के हाथों से छूटने की काफी कोशिश की, लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब वहां आसपास जितने भी घर थे उनमें से लोग निकल करके बाहर आने लगे और ये सब देखकर मेघा ने रजत को वहीं छोड़ दिया और फिर उस कुएं से निकलकर वहां से एकदम से बिजली की फुर्ती से भाग गई। रजत अपनी फटी फटी आंखों से ये सब देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी ऐसी हरकत क्यों कर रही है। अब तक के आसपास के लोग भी आ चुके थे और रजत भी कुएं से बाहर आ चुका था। आसपास के लोगों ने रजत से उसके चीखने का कारण पूछा तो उसने बोल दिया कि उसने सांप देखा था। अब उसने ये झूठ इसलिए बोला कि क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि यार उसकी पत्नी के बारे में कोई कुछ बोले। तो ऐसा वो बोल करके वहां से सीधा घर पे आ जाता है और घर पर आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी मेघा तो घर पर ही थी। तब उसकी माँ ने उसके लिए चाय बनाई। फिर रजत ने कहा कि देखो बेटा, मेघा की हालत जो है ना वो सही नहीं है, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ, वहां रहकर इसका इलाज भी हो जाएगा। और अब देखो यार, ऐसी समय में ना पति पत्नी को साथ में रहना चाहिए। अब रजत को भी ये बात ठीक लगी तो उसने मेघा से इस बारे में बात की। अब मेघा इसके लिए मान तो गई, लेकिन ना जाने क्यों मेघा रजत के साथ अजनबियों की तरह बर्ताव कर रही थी। मतलब लग ही नहीं रहा था कि उसके चेहरे पर ये खुशी जाहिर नहीं हो रही थी कि उतने दिनों बाद उसका पति घर पे आया है और वो एकदम अलग सा बर्ताव कर रही है। तो ये सब देख करके रजत ने उससे पूछा कि आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, आखिर उस दिन वो उसे कुएं के अंदर खींचने की कोशिश भी क्यों कर रही थी, क्या उससे कोई गलती हुई है। अब मेघा कुछ देर तो शांत रही, फिर उससे बोलने लगी कि मेरी दिमागी हालत जो है ना वो सही नहीं है, इसी वजह से ऐसा हुआ और मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़कर किसी और से शादी कर लो। अब ये बात रजत को काफी ज्यादा अजीब लगी। मतलब मेघा पहले से काफी कमजोर तो लग रही थी, लेकिन वो अपने पैरों पर चल भी रही थी, खा पी भी रही थी, और अचानक से ऐसी बातें। और बीमारी में तो अपनों का ख्याल रखा जाता है, ना कि उसे छोड़ करके भागा जाता है। और यही बात रजत ने मेघा से भी कही। मेघा ने दोबारा से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रजत उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। रजत ने वही मेघा का इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन जब उससे कोई फायदा नहीं हुआ तो वो मेघा को अपने साथ दिल्ली में ले आया, ये सोचकर कि बड़े शहर में बड़े डॉक्टर मिलेंगे तो इलाज अच्छे से हो जाएगा। अब मेघा रजत के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ आकर उसने एक डॉक्टर को मेघा को दिखाया और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। रजत मेघा का पूरा ख्याल रख रहा था, लेकिन मेघा उससे ऐसे दूर दूर से रहा करती थी। अभी ये थोड़ा अजीब तो लगता ही है ना कि एक पति पत्नी है और थोड़ा क्लोज नहीं आ पा रहे हैं। अब एक रात को जब रजत सो रहा था तो अचानक उसके मुंह पर पानी पड़ जाता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। अब चूंकि उस समय ना कमरे में एकदम अंधेरा था क्योंकि लाइट बंद थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि आखिर ये पानी उसके ऊपर आया कहां से। और इसी का पता लगाने के लिए रजत ने लाइट जला करके जब ऊपर की ओर देखा ना तो वो काफी ज्यादा घबरा गया। मतलब उसकी जान तो निकली नहीं और बाकी कुछ रहा नहीं, क्योंकि उसकी जो पत्नी है मेघा वो छत से ऐसे छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। इस दौरान उसका मुंह एकदम खुला हुआ था और शायद उसके मुंह की लार ही रजत के मुंह में गिरी होगी। इस मुश्किल घड़ी में अब अगर रजत डर जाता ना और ऐसे डर करके पीछे हट जाता तो कैसे काम चलता। और यहीं पर वो पॉइंट था जब रजत ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत करके आगे आया और मेघा से कहा कि नीचे आओ, तुम ऊपर ऐसे कैसे लटकी हो। लेकिन मेघा ने तो जैसे उसकी सुनी ही नहीं थी। रजत को अब समझ में आ चुका था कि मेघा के साथ कोई ऊपरी चक्कर की समस्या है, इसलिए वो दौड़कर अपने घर के कोने में बने मंदिर में गया और वहां से भगवान की मूर्ति उठा के ले आया। रजत के हाथ में भगवान की मूर्ति देखकर मेघा काफी ज्यादा डर गई।
वो एकदम से नीचे गिरी और रेंगते हुए रजत से दूर हट गई। रजत ने वो मूर्ति मेघा के एकदम पास ला करके पूछा कि आखिर वो कौन है और उसकी पत्नी के पीछे क्यों पड़ी है, क्योंकि इन सभी चीजों का अंदाजा रजत को पहले से ही हो चुका था। तब मेघा ने घबराते हुए बताया कि वो जानबूझ करके नहीं आई है, बल्कि उसे एक लड़की ने एक तांत्रिक की मदद से उसकी पत्नी पर छोड़ा है और अब वो उसकी पत्नी को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उन लोगों ने उस आत्मा के साथ मेघा को भी बांध दिया है। अब ये सब सुनकर के रजत काफी ज्यादा डर जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन लड़की है जो कि ऐसे रजत से दुश्मनी निकाल सकती है। अब उसे ले दे करके बस एक ही नाम याद आ रहा था और वो था सुहानी का नाम, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत उसकी लड़ाई किसी के साथ हुई थी तो वो थी सुहानी। अब रजत को समझ में आ गया था कि सुहानी ने ये सब किया था और यही सोच करके उसने उसी समय सुहानी को फोन किया और कहा कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा जो तुम मुझे चाहने लगी हो, लेकिन भगवान के लिए प्लीज मेरी पत्नी को छोड़ दो। इन सब में ये बेचारी कहां से आ गई? तुम्हें समस्या मुझसे है तो मुझसे लड़ाई करो ना, मेरी पत्नी को छोड़ दो। अब सुहानी कुछ देर तो शांत रही और फिर उसने बोलना शुरू किया। वो बोली कि अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती ना तो तुम मेरा प्यार नहीं ठुकराते, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को ही रास्ते से हटा रही हूँ। मैं वैसे तो खुद ही उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन मैं फंस सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया और यह रास्ता चुना, क्योंकि कानून जो है ना वो भूत और प्रेत को नहीं मानता है, वो केवल कागजों में विश्वास करता है और प्रूफ में विश्वास करता है। अब ये सब सुनकर रजत को काफी ज्यादा डर गया। उसने सुहानी से माफी मांगी, यहाँ तक कि वो सुहानी के आगे घुटने टेकने को भी तैयार हो गया, लेकिन सुहानी उसकी बातों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उससे कहा कि उसे सोचने का समय चाहिए। इसके बाद सुहानी ने तो फोन रख दिया, लेकिन अब रजत को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। उसने एक नजर मेघा की ओर देखा जो अभी भी प्रेत के वश में थी। रजत ने मेघा के शरीर में मौजूद उस प्रेत से पूछा कि आखिर इन सब से छुटकारा पाने का कोई तो तरीका होगा ना, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि सुहानी उसकी बात मान सकती है। तब उसने उसे बताया कि हाँ, सुहानी ही इसमें कुछ कर सकती है और उसे तो धीरे धीरे करके मेघा को मारने के लिए कहा गया है और बहुत ही जल्द वो मेघा को मार भी देगी। रजत ने जैसे तैसे वो रात काटी और अगले दिन सुहानी के पास गया। वहां उसने सब लोगों के सामने सुहानी के पैर पकड़ करके माफी मांगी और कहा कि वो उसकी पत्नी को छोड़ दे प्लीज। ये सब देख करके सुहानी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो रजत से प्यार करती थी और रजत मेघा के लिए ये सब कर रहा था। उसके मन में आने लगा कि अगर उसने रजत से शादी कर ली और उसने मेघा को छोड़ भी दिया तो भी मेघा दोबारा से रजत के जीवन में आ सकती है, इसलिए उसने मन बना लिया था कि वो मेघा को नहीं छोड़ने वाली। उसने सबके सामने भोले बनने का नाटक किया और फिर सब लोगों ने मिलकर रजत को वहां से बाहर निकाल दिया। रजत को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो तो सुहानी की बात मानने को भी तैयार था, लेकिन फिर भी वो उसकी जान के पीछे पड़ी थी। अब बात रजत के हाथ से निकल चुकी थी और इसलिए उसने अपने और मेघा के माता पिता को भी इस बारे में बता दिया। मेघा के माता पिता ने इन सब का जिम्मेदार रजत को बताया और मेघा को अपने साथ ले गए। अपने घर लाकर उन लोगों ने किसी बाबा को मेघा को दिखाया, लेकिन मेघा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मेघा उस प्रेत के वश में आकर के कुछ खाती पीती नहीं थी और पूरे दिन यहाँ से वहां भागती और कूदती रहती थी। इसका नतीजा ये निकला कि मेघा ज्यादा समय तक जिंदा ना रह सकी और मात्र 2 महीनों में मेघा की मौत हो जाती है। मेघा के घरवालों ने रजत से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। वहीं रजत के घरवाले भी इन सब के लिए रजत को ही दोषी मान रहे थे। रजत का एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया, उसकी पत्नी, उसका घरवार, उसकी ऑफिस, उसकी नौकरी, सब कुछ। और इन सब के बाद सुहानी ने रजत को फोन किया और कहा कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो और मेघा के जाने से दुखी भी हो, लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेघा तो जा ही चुकी है और तुम्हारा परिवार भी तुमसे खपा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वाले वापस तुम्हारे पास आ जाएं, तो इसके लिए तुम मुझसे शादी कर लो। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी वो इंसान सुधरती नहीं है, वो फिर से शादी के लिए दबाव डालती है। रजत को इन सब से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी और वो अपनी बची खुची पूरी जिंदगी सुहानी जैसी लड़की के साथ नहीं गुजार सकता था, इसलिए उसने साफ साफ इसके लिए मना कर दिया और फोन को साइड में रख दिया। इसके बाद रजत ने अपनी जीवन लीला खत्म करने की सोची,
यानी सबसे बड़ा दुखदायी कदम उठाने का सोचा। उसने अपने घर में मौजूद चूहे मारने की दवा खा ली और अब वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा। यहाँ पर रजत को लगा था कि वो मर जाएगा, लेकिन यहाँ किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। रजत अपने होशो हवास खो चुका था और जब उसे होश आया ना तो उसने खुद को अपने आप को अस्पताल में पाया। वो अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था और डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। रजत को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे वहां कौन लाया। उसने ये सवाल अस्पताल के स्टाफ से पूछा, तब उसे पता चला कि वो खुद ही यहाँ पर चल करके आया था और यही सबसे बड़ी बात उसके लिए हैरानी की थी। रजत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो खुद यहाँ पर कैसे आ सकता है, क्योंकि उस दवा को खाने के बाद तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं था और वो तो बेहोश होकर के वहां पर गिर चुका था। रजत ने जिससे भी पूछा सबने यही बात कही और अब रजत काफी कंफ्यूज्ड था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। न तो वो ढंग से जी पा रहा है और न ही वो ढंग से मर पा रहा है। खैर, रजत ठीक होने के बाद वापस घर पे आया, लेकिन वो अब भी मरना चाहता था, क्योंकि इंसान प्यार में कुछ ऐसा ही हो जाता है। जब वो अपने सबसे दिल के लगाव वाले इंसान को खो देता है ना, फिर उसे सब कुछ फीका फीका नजर आने लगता है और ये ऐसा ही कुछ रजत के साथ हो रहा था। इन सब के कुछ दिन बाद उसने अपने हाथ की नस काट ली, लेकिन यहाँ पर भी दोबारा से यही सब कुछ होता है। नस काटने के कुछ देर बाद जब रजत बेहोश हो गया और जब वो उठा तो उसने फिर से अपने आप को अस्पताल के बेड पर पाया और इस बार भी उसे वहां के स्टाफ से यही जवाब मिलता है कि वो खुद ही यहाँ पर आया था। रजत को अब कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि हो ना हो इन सब में सुहानी का हाथ था। वो अपनी जीत के लिए उसे मरने भी नहीं दे रही और इसी वजह से उसे अब सुहानी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब वो सीधे सुहानी के घर पर चला जाता है। दोस्तों, वो यहाँ पर जितने गुस्से में गया था ना, उतनी ही ज्यादा उसे हैरानी होती है, क्योंकि यहाँ आकर के उसे पता चला कि सुहानी का तो कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था और अब वो पैरालाइज्ड होकर बिस्तर पर पड़ी थी। जब सुहानी ने रजत को अपने सामने देखा तो वो सामने रजत को देखकर फूट फूट करके रोने लगी और अपने किए की माफी मांगने लगी। इसी के साथ ही उसने रजत से कहा कि उसे उसकी पत्नी मेघा हर जगह पर दिखाई देती है और ये उसका जो एक्सीडेंट है ये भी मेघा ने ही करवाया है और वहीं उसे ठीक भी नहीं होने दे रही। इसलिए वो अपनी पत्नी से बोले कि उसके किए के लिए वो उसे माफ कर दे। वो दिल से बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। अब रजत इससे पहले कि कुछ बोलता, सुहानी की मां ने उसे बताया कि उसे एक्सीडेंट में सुहानी के सिर पर चोट लगी थी, इसलिए वो कभी कभार इस तरह की बातें किया करती है, इसलिए इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। दोस्तों, अगर रजत के साथ सुहानी ने ये सब ना किया होता तो शायद वो मान भी जाता, लेकिन अभी उसके साथ जो हुआ था उसके बाद उसे लग रहा था कि मेघा शायद ऐसा कर सकती है और तभी रजत ने उससे कहा कि जो कुछ भी तुमने मेरे और मेरी पत्नी के साथ किया है ना, उसके बावजूद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। याद है मैं भी तुम्हारे सामने कैसे गिड़गिड़ाया था, लेकिन तुमने अपनी जिद के आगे मेरा घर परिवार बर्बाद कर डाला। अब ये तुम्हारी समस्या है और तुम खुद इससे निपटो। और यही सारी बातें सुनाकर रजत तो वहां से चला जाता है और सुहानी पीछे गिड़गिड़ाती रह जाती है। सुहानी के घर वालों को लगा कि अब सुहानी कभी ठीक नहीं हो पाएगी और इसलिए अब वो इस चीज से ऊब भी गए थे और उन्हें सुहानी के भविष्य की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि अभी तो वो लोग उसका ख्याल रख रहे थे, लेकिन उनके बाद कौन रखता। इसी टेंशन में वो सारे लोग थे कि एक दिन जब उनके बेटे की शादी की बात चल रही थी तब घर में एक पंडित आया। घर का माहौल देखने के बाद वो समझ गया कि इस घर में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है और इसलिए उसने सुहानी के घर वालों को सब कुछ बता दिया कि उसे यहाँ पर कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही है। जब सुहानी के घर वालों ने उनसे इसके लिए कुछ करने को कहा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखो, उनका काम तो जो है ना वो पूजा पाठ करवाने का है, इसके अलावा जो इस तरह की बाधा होती है वो ये नहीं उतारा करते। लेकिन हाँ, जब तक कोई मिल नहीं जाता तब तक के लिए उस प्रेतनी को थोड़ा रोक जरूर सकते हैं और इसके लिए वो इस घर को बांध देंगे, जिससे वो प्रेतनी घर के अंदर नहीं आ पाएगी। लेकिन घर को बांधने के बाद घर की साफ सफाई का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, वरना वो दोबारा से अटैक कर सकती है और इस बार वो पिछली बार से ज्यादा ताकत से अटैक कर सकती है। दोस्तों, अगर ये करने से उनकी बेटी ठीक होती तो ये करने में क्या ही हर्ज है, और यही सोचकर उन्होंने पंडित जी के हिसाब से ये सब कुछ कर दिया। ऐसा होने के बाद मेघा उस घर के अंदर ज्यादा समय तक ना रह सकी और अब वो बदले की आग में यहाँ वहां भटक रही थी।
दूसरी तरफ रक्षा सूत्र बंधने के कुछ दिनों बाद सुहानी के शरीर में भी हलचल होने लग जाती है, क्योंकि इतने दिनों से मेघा ने उसे उठने नहीं दिया था, उसे रिकवर नहीं होने दिया था। अब जैसे ही वो रिकवर होने लग जाती है तो उसके घर वाले काफी खुश हो जाते हैं, और ऐसा होते ही सुहानी ने उस बाबा को फोन किया जिसने मेघा को मारने में उसकी मदद की थी। यानी जो प्रेत उन्होंने मेघा के शरीर पर छोड़ा था, उसी बाबा जी से वो कांटेक्ट करती है। उसने उसे सारी बात बताई कि उसे किस प्रकार से मेघा परेशान कर रही है और इसके बदले में उन्हें कुछ करने के लिए कहा। तब उसे तांत्रिक ने उन्हें बताया कि वो लड़की तुम्हारी वजह से मरी थी, इसलिए अब वो जब तक तुमसे बदला ना ले ले वो चैन से नहीं बैठेगी। लेकिन अगर तुम इन सब से बचना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक खास तरह का ताबीज बना करके दे सकता हूँ, जिसे पहनने के बाद डायरेक्टली वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन याद रखना, ये ताबीज तुम कभी उतारना मत। सुहानी इसके लिए मान जाती है और कुछ दिन बाद उसे तांत्रिक ने एक ताबीज सुहानी को दे दिया, और इन सब के कुछ दिन बाद सुहानी वापस से पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। सुहानी ने रजत का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन मेघा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, और बदले की आग में मेघा पागल हो चुकी थी, वो कुछ भी करने को तैयार थी। और एक दिन क्या होता है कि जो सुहानी होती है उसके भाई की सगाई एक लड़की से हो जाती है, और मेघा ने उस लड़की को अपना निशाना बना लिया। वो लड़की अपने घर वालों के सामने अजीब तरह से हरकतें करने लगी, दीवार से सिर मारने लगी, घर के लोगों पर हमला करने लगी, और इन सब से परेशान होकर उसके घर वालों ने उसे बांध करके रख दिया। अब अपनी बेटी को ऐसे करते देखकर जब उन लोगों ने उसे किसी पंडित को दिखाया तो मेघा ने सबके सामने आकर के कहा कि इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है, उसे तो सुहानी ने, जहां पर उनके बेटे की सगाई हुई है, उसकी जो बहन है सुहानी, उनकी बेटी को मारने के लिए उसने भेजा है। अब ये सब सुनकर के उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आया, और उन लोगों ने पहले अपनी बेटी को मेघा से सुरक्षित किया और सुहानी के घर आकर के सुहानी को बहुत ज्यादा डांट सुनाई। उन्होंने सुहानी के घर वालों को बताया कि उनकी बेटी है ना सुहानी, जो उनकी बेटी से जलती है, इसलिए उसने उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है, और अब वो लोग उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। इसके बाद ये रिश्ता यहीं पर टूट जाता है। सुहानी के घर वालों को लगा कि वो लोग किसी भी तरह से ये रिश्ता तोड़ना चाहते होंगे, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया और इसका इल्जाम सुहानी पर लगा दिया। लेकिन इसके बाद में जब भी उनके बेटे का रिश्ता कहीं होता तो मेघा की आत्मा लड़की को परेशान करके ये रिश्ता वहां से तुड़वा देती। ये सब कुछ 2-3 सालों तक चलता रहा, और हर बार एक ही रीजन होने की वजह से अब तो सुहानी के घर वालों को भी लगने लगा था कि शायद इन सब में सुहानी का ही हाथ है। अब इस घर में आए दिन इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे थे, जिसकी वजह से सुहानी ने बोल दिया कि अब वो सबसे अलग रहेगी। अब सुहानी भले ही अलग रह रही हो, लेकिन फिर भी उसके भाई का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। उन लोगों ने लड़की के प्रति अपनी सारी डिमांड भी बंद कर दी थी, यानी जो दहेज का लालच उनके ऊपर था वो उन्होंने मांगना बंद कर दिया था। वो तो बस कैसे भी करके ये शादी करवाना चाहते थे, और एक आध रिश्ता इसके बाद आगे आया, लेकिन वो भी इसी वजह से दोबारा से टूट गया। इन सब की वजह से सुहानी का उसके भाई के साथ झगड़ा होने लगा, और बात इतनी बढ़ गई कि इन दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। सुहानी बार बार बोलती कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके भाई ने उससे कहा कि कोई भी आत्मा ऐसे हर उस लड़की को परेशान क्यों करेगी जिसकी शादी उससे तय होती है, इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना। अब सुहानी इसका कारण उसे बता नहीं सकती थी, वरना उसके घर वाले भी उससे नफरत करते। इसलिए उसने सोचा कि सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब देखो, सुहानी वैसे भी अपने घर वालों से दूर हो चुकी थी, जैसे कि रजत हुआ था, तो इससे मेघा का कुछ हद तक एक बदला तो पूरा हो चुका था। इन सब के कुछ दिन बाद सुहानी शीशे में देख करके एक दिन तैयार हो रही थी कि तभी शीशे में मेघा की आकृति उभर आती है, और वो बोलती है कि मैंने और मेरे पति ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब देखो दोस्तों, सुहानी है ना, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी सुधरी नहीं थी। उसने उससे कहा कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसके पास वो ताबीज है, और उसे उसके परिवार के साथ जो भी करना है वो कर सकती है। अब ये सब कुछ बोलकर सुहानी तो वहां से चली गई, लेकिन अब मेघा को पहले से ज्यादा गुस्सा आने लगा था, और अब उसने इसी गुस्से में एक बहुत ही भयानक कदम उठा लिया। जैसे ही मेघा ऑफिस के लिए निकली और वो जिस ऑटो से ऑफिस से जा रही थी, उसी ऑटो के ड्राइवर के ऊपर मेघा ने कब्जा कर लिया, यानी उसकी आत्मा ने, और अब सुहानी की जान मेघा की आत्मा के हाथों में थी। सुहानी इस बात से बेखबर थी, इसलिए वो बड़े ही आराम से अपना फोन चलाते हुए जा रही थी कि तभी मेघा ने बीच रास्ते में उसी ऑटो की
रफ्तार बढ़ा दी। इतनी स्पीड देख करके सुहानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझते देर ना लगी कि मेघा अब उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही है और कैसे भी करके वो आज उसके जिंदगी का आखिरी दिन बनाने वाली है। सुहानी ने सोचा कि अब अगर जान बचानी है तो उसे उस ऑटो से कूदना ही होगा और यही सोचकर उसने अपने बैग को सिर के ऊपर रखा और उसे ऑटो से छलांग लगा दी। अब सर पर बैग रखने की वजह से सुहानी के सिर पर तो कहीं चोट नहीं आई थी, लेकिन उसके शरीर पर काफी जगह पर चोट आ गई थी। सुहानी ने अपने आप को संभाला और उठकर आगे बढ़ने लगी। वो लोगों के बीच में से निकलते हुए आगे बढ़ रही थी और वो यहाँ से उस तांत्रिक के पास जाने की सोच रही थी। उसके फोन में उस तांत्रिक का नंबर तो था, लेकिन ऑटो से कूदते समय उसका मोबाइल टूट गया था और अब अपनी जान बचाने के लिए उसने भीड़ के साथ ही चलना शुरू किया। कुछ आगे चलने के बाद उसने देखा कि एक गाड़ी तेज रफ्तार से उसी की तरफ आ रही थी। अब यहाँ ये हो सकता था कि वो गाड़ी अपने रास्ते से जा रही हो, लेकिन अभी जो सुहानी के साथ हो रहा था ना, जो घटित हो रहा था, उसके बाद से वो हर आने जाने वाले को शक की निगाहों से देख रही थी, इसलिए वो तेजी से विपरीत दिशा में भागने लगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो गाड़ी भी सुहानी के पीछे पीछे आ रही थी और फिर अगले ही पल सुहानी सड़क किनारे लगी फेंस को कूदकर दूसरी तरफ आ गई थी, यानी जो बाड़ लगी हुई थी उसके ऊपर से कूद करके आ जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही भयानक बात हुई, वो ये कि वो गाड़ी उन बाड़ के पास आकर के रुक चुकी थी, यानी उसका टारगेट सुहानी ही थी। अब वहां पर सुहानी बीच सड़क पर जोर जोर से चीखने लगी कि मेघा, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। यानी अब जाकर के सुहानी को ये दिल से एहसास हो गया था कि उसकी जान बहुत मुसीबत में फंस चुकी है, वरना अभी तक तो उस लड़की का एटीट्यूड नीचे ही नहीं आया था। सुहानी बीच सड़क पर ऐसे चीख रही थी जिससे लोगों को लगने लगा था कि शायद सुहानी पागल है और इसलिए उन लोगों ने ज्यादा सुहानी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सुहानी मेघा से माफी मांगते हुए वहां से आगे बढ़ रही थी। उसे डर लग रहा था कि ना जाने कभी मेघा किस रूप में आकर के उसकी जान ले लेगी और तभी उसे सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता दिखाई दिया। वो उससे इतनी ज्यादा डर गई कि सड़क पर इधर उधर बिना सोचे समझे दौड़ने लगी और तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी का शिकार हो गई। इस हादसे के बाद सुहानी बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी। उसका एक पैर कट चुका था और चेहरे पर जो उसके घाव थे वो एकदम ताजा लग रहे थे। सुहानी अपनी इस हालत पर रो रही थी कि तभी उसकी नजर ऊपर लटकती जो फैन स्लिंग होती है उस पर पड़ी और वहां पर उसने देखा कि वो छत से जो मेघा की आत्मा है वो उल्टा लटक रही थी। अब उसे ऐसे देखकर सुहानी डर के मारे चीखने ही वाली थी कि तभी मेघा ने उसे चुप रहने के लिए कहा और कहा कि वैसे ही तुम्हें लोग पागल समझते हैं, अब अगर तुम चीखी तो लोग तुम्हें दोबारा से पागल ही समझेंगे। अब यहाँ पर मेघा जो भी बोल रही थी ना, उसकी आवाज केवल सुहानी को ही सुनाई दे रही थी और सुहानी को ही वो दिखाई दे रही थी। अब ये सब सुनकर के सुहानी चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। आज उसके किए की सजा उसे इस रूप में मिल रही थी, लेकिन अभी पछताने के लिए काफी देर हो चुकी थी। वहीं मेघा ने सुहानी के आधे बाल भी काट दिए, जिसकी वजह से वो बहुत अजीब सी लग रही थी। इतना ही नहीं, उसने अस्पताल के उस कमरे में सुहानी की सारी दवाइयां बिखेर दी। जो ग्लूकोज की बोतल यहाँ पर चढ़ाई जा रही थी ना, एक झटके में सुहानी के हाथ से खींच करके जमीन पर बिखेर दी। अब इन सब की आवाजें सुनकर के जब बाहर मौजूद उसके घर वाले कमरे में आए तो उन्होंने ये सब कुछ बिखरते हुए अपनी आंखों से देखा। तब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि सुहानी की मानसिक हालत जो है ना वो खराब हो चुकी है, वो एकदम भी सही नहीं है और उसने इसी वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाया है और उसकी कोशिश वो आगे भी करेगी और अब अगर कुछ नहीं किया गया तो ये आगे ना जाने क्या क्या कर लेगी। तो सबकी भलाई के लिए सुहानी के घर वालों ने सुहानी को पागल खाने में भेज दिया और इन सब के बाद उसके भाई की शादी भी हो जाती है। तो ये वही सुहानी है जिसने शुरू में मेरे रिलेटिव को ये पागल खाने में बैठ करके अपनी पूरी आपबीती बताई है और उसी रिलेटिव ने मेरे को सुहानी की ये पूरी स्टोरी शेयर की है। हालांकि सुहानी पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन कोई भी उसकी सुनने को तैयार ही नहीं था। आज भी सुहानी पागल खाने में अपनी जिंदगी काट रही है। वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वहां रह करके उसका दिमाग खराब होने लगा है। अब देखो, कोई भी साधारण आदमी होगा अगर पागलों के बीच में रहेगा तो उसका दिमाग भी पागल के जैसा ही बनने लग जाता है। वहीं रजत ने आज भी कई बार अपना जीवन खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन मेघा, उसकी पत्नी जो एक आत्मा के रूप में भटक रही है, वो उसे बचा लेती है। रजत ने मेघा के बाद किसी से शादी नहीं की। वो आज भी अपने घर में मेघा को महसूस करता है और इसी के सहारे अपने आगे की जिंदगी को काट रहा है। कई बार हम कच्ची उम्र में, नादान उम्र में ऐसी गलतियां कर जाते हैं
जिसका परिणाम हमें पता ही नहीं होता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है सुहानी के साथ में। देखो रजत है ना, वो अपनी लंगोट का पक्का आदमी था। जब पहली बार में ही उसने सुहानी को मना कर दिया, हालांकि आज का जमाना ऐसा नहीं है, आज के जमाने में लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रजत गांव का लड़का था, उसके संस्कार गांव वाले थे, वरना शहरों के लोगों को तो आप जानते ही हैं, ऐसे लड़के को तो वो कब का नोच डालते। लेकिन रजत अपनी लंगोट का पक्का था और अपनी पत्नी के प्रति वफादार था। तो उसने साफ साफ सुहानी को मना कर दिया कि देखो, जिस रिश्ते की तुम बात कर रही हो वैसा रिश्ता नहीं चल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी, अब चूंकि वो ठहरी शहर की लड़की, उनके लिए ये सब चीजें एकदम नॉर्मल होती होंगी, जो कि आज का कल्चर ही देखो ऐसा हो चुका है, ये सब चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं। और उसी वजह से वो दिल्ली की लड़की थी, उसे लगा कि रजत भी उसके झांसे में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो उसने किया ना, वो बहुत गलत किया। न तो वो खुद ही आज अपनी जिंदगी जी पा रही है, न रजत को जीने दिया है। और कहाँ मेघा के और रजत के सपने होंगे, वो कहाँ पूरे करते, वो सभी सपने आज उनके चकनाचूर हो चुके हैं। और मेघा भी अपने जिंदगी में चैन नहीं पा रही है, वो मरने के बाद और ज्यादा दुखी है, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी किसी का टाइम नहीं आता है और उससे पहले ही अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। अब मुझे पता नहीं कि मेघा की आत्मा कब तक भटकेगी, और अगर शायद कोशिश करूंगा मेरे उस रिलेटिव से बात करने की, अगर मुझे रजत का पता मिल पाता है जो गांव का रहने वाला है, अगर उसके गांव का पता मिल जाएगा और मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको ये स्टोरी सुनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो भी स्टोरी मैं खुद कैमरे के सामने आकर के आपको बोल रहा हूँ ना, वो एकदम रियल स्टोरी होती है। तो मैं तो खुद मेरे अंदर से ये काफी ज्यादा इच्छा हो रही है कि मैं कैसे भी करके रजत से कांटेक्ट करूं और उससे बातचीत करूं, ताकि वो हमें बताए कि मेघा आज के समय में उसको कैसे महसूस होती है, और उसने मेघा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं। क्योंकि अगर किसी चीज की प्रॉब्लम है तो देखो समाधान भी होता ही है। अच्छा साथियों, मैं आज आपके सामने आया हूं, तो आपको कैसा लगा सामने आने पर ये मुझे जरूर बताएं। अब मैं नहीं जानता कि मेरे कितने साथी ऐसे होंगे जो शायद अब तक मेरी इस स्टोरी को सुन रहे होंगे, और मुझे ये भी बताओ कि मैं पहली बार आपके सामने कैमरे पर आया हूँ, स्टोरी सुनने में आपको कैसा फील हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस AI आवाज में और मेरी ओरिजिनल आवाज में कितना फर्क आएगा। लेकिन जहां तक लोगों का रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है तो वो यही कह रहे हैं कि भाई देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके इस जो मेरी ओरिजिनल आवाज है वो ही बेटर होती जाएगी। देखते हैं, मुझे पता नहीं है, करके देख लेंगे अपन। और जिस समाधान की मैं बात कर रहा था कि जो एक तो AI की वॉइस है और एक मेरी ओरिजिनल वॉइस है, तो इसका समाधान मैंने कुछ यूं निकाला है कि जो बड़ी बड़ी लॉन्ग स्टोरीज होंगी, जैसे कि अपने पास वन सुंदरी वाली हो गई, राधिका और शिवा वाली हो गई, तो ऐसे काफी सारी स्टोरीज हैं जो लॉन्ग स्टोरीज होती हैं, जो 2 से 3 घंटे की होती हैं। तो उनको मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर उनमें बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उनको हम AI से जनरेट कर लेंगे, मतलब उनकी जो आवाज होती है वो वाली, जो पहले वाली आवाज AI से बनी हुई होती है। तो लॉन्ग स्टोरीज मैं आपको खुद AI से सुनाऊंगा। हालांकि उस स्टोरी में अब मैं इंट्रो खुद दे दूंगा, आपको स्टोरी के बारे में खुद बता दूंगा, उसके बाद आप AI की आवाज में उसको सुन लेना। इसके अलावा जो रियल घटनाएं होती हैं, अब देखो व्हाट्सएप पर है ना, बहुत सारी घटनाएं मेरे पास आने लगी हैं, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, इंस्टाग्राम पर। तो उन लोगों की जो घटनाएं होती है, उनकी जो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेज होते हैं, जो नॉर्मली इतने किसी के 15 मिनट के, किसी के 20 मिनट के, तो उन्हें एक्सपीरियंस को भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो ऐसी जो छोटी छोटी घटनाएं होंगी उनको मैं खुद कैमरे के सामने आकर के आपको बताऊंगा, क्योंकि भले ही आप स्टोरी सुन रहे हो लेकिन आपको रियल चीजें जानना भी जरूरी है। तो जब भी मैं सामने आऊंगा हमेशा आपके सामने एक रियल घटना लेकर के आऊंगा, और बल्कि जो बाकी स्टोरीज हैं वो भी रियल होती हैं, बस उसमें हम थोड़ा फिक्शन जोड़ते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि बड़ी स्टोरी में फिक्शन तो जोड़ना पड़ेगा ही, तो तभी वो बड़ी हो पाती है। तो अगर आपको उस प्रकार की स्टोरी पसंद है तो वो मैं आपको कंटिन्यू करके हमेशा रखूंगा, और छोटी छोटी स्टोरी जो आएंगी वो रियल घटनाओं पर आएंगी, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा, आज का जो हमारा स्टोरी का जो सिस्टम है आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज चूंकि मैं अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज मैं अलग जगह पर बैठा हुआ हूं और मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों ने कमेंट किए हैं, लेकिन जो अगली स्टोरी आएगी उसमें कल उन्हीं लोगों का नाम लिया जाएगा जो इस स्टोरी में कमेंट करेंगे। बिल्कुल, जी हाँ। तो इस स्टोरी मुझे अच्छे वाले कमेंट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।